अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिस्र में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कॉप कॉन्फ्रेंस माहौलियात मौसमियात के हवाले से थी, उसमें शिरकत की अपने वफ़द के हमरा, जहाँ पर दीगर कई ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत शरीक थे। लेकिन वहाँ से फिर ख़बर ये आई, और पहले क्योंकि ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने लिख दिया था अपने ट्विटर पर ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन अचानक ये खबर आई कि वहाँ से वो रवाना हो रहे हैं लंदन। हमारी इत्तलात के मुताबिक कतर से वो आगे रवाना हो गए। वज़ीर आज़म साहब 2 रोज़ा उनका क़याम होगा, ये भी बताया गया है। और इस दौरान वहाँ जो इस वक्त जारी सियासी सूरत हाल है, उस पर वो अपनी पार्टी के कायद और अपने भाई नवाज शरीफ साहब से इजहार ख्याल करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। ज़रा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास भी मुतवक्के है, जिसमें जो दीगर रहनुमा हैं पार्टी के, वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जब से वजारत उज़्मा संभाली है, उसके बाद ये उनका लंदन का चौथा दौरा होगा, जिसमें वो इंतहाई अहम फैसलों के हवाले से अपने भाई और अपने पार्टी के कायद से मुशावरत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जब अपनी 10 रुकनी काबीना को लेकर 11 मई को वो लंदन रवाना हुए थे, उस पर भी बड़ी बहस हुई थी कि कैबिनेट को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए। फिर 18 सितंबर को भी वो बरतानिया गए थे, जहां पर उन्होंने मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की, और इस मौके पर उन्होंने मुलाकात भी की एवन फील्ड में अपनी पार्टी के कायद और अपने भाई से। और फिर जो है वो तीसरी दफ़ा 24 सितंबर को अमेरिका से लंदन गए, वहाँ से वापसी पे इसहाक डार समेत 26 सितंबर को वापस पाकिस्तान आए। तो इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब का ये लंदन का चौथा दौरा है इन चंद महीनों में, जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी टाइमिंग इस हवाले से अहम है कि रवां माह के आखिर में आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से भी बात फाइनलाइज हो जाएगी, तकर्रुर हो जाएगा। इसके बारे में इमरान खान साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक 1 पॉइंट एजेंडा काफ़ी अर्सा इस बात को रखा, और एक इसरार उनका ये भी रहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर में लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ, जिनको सज़ा याफ्ता शख्स के हवाले से वो बात करते हैं कि उनकी मुशावरत से ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब का तो ये भी ख्याल था कि मौजूदा हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनकी भी वो इतने इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं तो वो भी अपॉइंटमेंट करें। लेकिन कल उन्होंने सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब ने कुछ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बिल्कुल इंटायरली मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा जिस मर्जी को लगा दें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, इसमें जो अहम तरीन फैसले मुल्क में होने हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे आज और कल में इस मुलाकात के बाद, और क्या उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो है वो इमरान खान साहब जो आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें खुदा का शुक्र है कि उनसे सवालात किए जा रहे हैं, और वो हमारे यहाँ मौजूद बहस आजकल बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू अमरीकी टीवी को जो दिया था, CNN को, उसमें इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही, जब उनसे पूछा गया कि आप इतने श्योर कैसे हैं कि आपके ऊपर ये हमला करवाया गया और आप 3 शख्सियात के नाम ले रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि उन एजेंसीज़ के अंदर से कुछ लोगों ने ये बात बताई है कि उन पर हमला होने वाला है। इस जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनकी हिमायत करते हैं और उन तक बात पहुंचा देते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात उठ चुके हैं इस बारे में कि कितना सीरियस संजीदा लिया जाए इमरान खान साहब की इस बात को, और अगर ऐसा ही है तो क्या इमरान खान साहब को ऐसी बात एक आलमी फोरम के ऊपर करनी चाहिए थी, जबकि जो है हम जब पता करते हैं इदारों से मुंसलिक ज़राए से, तो वो सख्ती से इस बात की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि हलफ लिया हुआ होता है जिन शख्सियात ने वो बात को वहाँ से बाहर निकाले। इसके अलावा आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब ने भी इसी नौयत की एक बात की थी, जिस पर उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। कहा गया था कि इन्होंने इदारों के रैंक एंड फाइल्स को कॉल आउट किया है, तो और इस पर वो गिरफ्तार भी हुए थे। अब उनके कायद जब ऐसी ही बात कर रहे हैं तो उसको कैसे देखा जाए, ये हमारा एक मौजू होगा आज का प्रोग्राम का। और इमरान खान साहब की इस बात के बाद एक और भी ज़्यादा अहम सवाल ये उठ चुका है कि इमरान खान साहब को अगर इस हद तक संजीदा खुफिया इतलात मिल चुकी थी कि उनके ऊपर हमला होगा, और आज तो कहीं पर ये भी कह रहे थे कि उनको पता था कि वज़ीराबाद में होगा, तो पार्टी ने, उनकी जमात ने, वहाँ की हुकूमत ने कोई सख्त तरीन इक़दाम क्यों नहीं उठाए? इन इशूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। और उनके हमले के हवाले से आज पंजाब हुकूमत ने JIT भी बनाने की बात की है, इसको भी हम मौजूद है। मेरे साथ हसन खावर साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और हैदर वहीद साहब को खुसूसी दावत दी आज हमने। उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे और आपके कानूनी पहलुओं से भी आपसे बात करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ निहाल साहब आपसे। बड़ा फैसला तो सब लोगों की नज़र में तकर्रुरी ही है। अब एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं हमें मुल्की सियासत के हवाले से ये तो मालूम हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें एक तकर्रुरी के अराउंड ही घूम रही हैं, लेकिन आपकी जमात इस हवाले से किन बातों को मद्देनजर रख रही है? ये 4-5 में से एक नाम को फाइनलाइज करना आईनी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का मुल्क के, तो इसमें पार्टी कायद से मशवरा इतना अहम क्यों हो गया कि अब जब इमरान खान साहब भी ये बात कह चुके हैं कि जिस मर्जी को आप लोग इस सौदे के ऊपर लगा दें, उनको कोई एतराज़ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद देखें
पूरी दुनिया में आर्मी चीफ का तकर्रुर होता है, किसी को पता ही नहीं होता आर्मी चीफ कौन है। जो आइन में तरीक़ेकार है उसी के मुताबिक होगा। हमारे यहाँ भी तकर्रुर होता रहे और एक नॉर्मल तरीके से होता रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने राहल शरीफ साहब की भी तकर्रुरी की तरीक़ेकार के तहत, कमर जावेद साहब की भी की तरीक़ेकार के तहत। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब तकर्रुरी के वक्त आके फिसल गए और उन्होंने समझा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो उनके लिए ज़्यादा सूदमंद होंगे, उनके पॉलिटिकल रिवेंज के लिए, इस्टबलिशमेंट के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए और उनकी कॉज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, हमारे जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके पास एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो कहते हैं हर किसी का हक हासिल है कि अगले ओहदे पे वो प्रमोट हो। कई लोग जब रिटायर्ड भी हो जाते हैं तो एक सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और उनको बहुत सारे और मौके मिलते हैं, और जो लोग अभी प्रमोट के उम्मीदवार हैं उनमें से बेहतर लोग होंगे, उनको लाया जाएगा। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि हम लोग एक्सटेंशन वाली बात नहीं करते हैं, हम दो टोक बात करते हैं कि जो अहल है उन्हें प्रमोट किया जाएगा। और मियाँ साहब तो एक बहुत ही अच्छी रवायत रखते हैं। पिछले बार जब प्रमोशन देने की बात आई, मैं उस ज़माने में वहाँ पे ही होता था इस्लामाबाद में एज सेनेटर, मैंने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जितने भी सीनियर लीडरशिप थी उनको बुलाते थे, उनसे बात किया, उनके साथ मिले, उनके साथ उनको एंटरटेन किया और उसके बाद उनको बताया गया कि आप में से हम समझते हैं कि ये लोग ये बेहतर लोग हैं, और फिर शाम तक उसकी नोटिफिकेशन हो जाती। इमरान खान साहब का इसको कहते हैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है इसमें? जब ये इनकी एक्सटेंशन का वक्त आया था, हमने तो नहीं कहा कि जी साहब, अब वो कह चुके, कल सहाफियों से मुलाकात में उन्होंने कहा मैंने कोई 3 नाम नहीं भेजे थे और मेरा इसमें कुछ नहीं लेना देना, जिसको लगा दें ये लोग। तो ये अफसाना इतना क्यों कर रहे थे वो क्रिएट पूरे मुल्क के लिए? ये जगहसाई उन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा? बने वो तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि जी मैं ISI चीफ उस वक्त लगाना चाहता था। देखिए ये ऐसे मामला थे, हमारी जवानी तक हमें नहीं पता था कि जनाब कौन चीफ कहाँ लगता है, कौन कोर कमांडर का है। ये जब से इमरान खान साहब है उन्होंने हमारी सारी स्ट्रेटेजिक जो अपॉइंटमेंट्स थी उसको डिस्क्लोज कर दिया, हमारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थी उसको डिस्क्लोज किया, हमारे जो भी इस तरह के मामला थे उसको डिस्क्लोज किया। तो ये बात आपके मैं हसन साहब की तरफ लेके जाऊंगी। जी ठीक है, मैं हसन साहब, कल इमरान खान साहब ने जो बात कही जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तो फिर इतना वावेला क्यों? जो निहाल साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि बच्चे के सामने अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या मामला चलते हैं, ये क्योंकि पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ पर और डिसिप्लिन चलता है कामों के हवाले से। तो इमरान खान साहब ने इतना वावेला क्यों किया कि ये लोग तकर्रुर नहीं कर सकते, जब आज उन्होंने ये बात कह देनी थी कि भाई ये लोग कर लें जिन्होंने जिसको भी लगाना है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अच्छा देखिए, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ अफसा जी है कि अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है, इसका जो प्रोसेस है, उसके ऊपर डिबेट होना, उसके ऊपर बात होना, इन जनरल इसमें कोई बुराई नहीं। उसकी वजह ये है कि दुनिया भर में जैसे ही अपॉइंटमेंट होती होगी, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं, उनकी हैसियत बड़ी मुख्तलिफ है और ये हमें पता है। और जाहिर है कि वो मुल्क के अंदर फिर एक कलीदी किरदार अदा करती हैं। तो उस अपॉइंटमेंट के ऊपर बात होना, बहस होना, उसके कानून के ऊपर, तरीकाकार के ऊपर, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं। 1 मिनट में मेरी 1 मिनट निहाल साहब, मुझे 1 मिनट मुकम्मल करने दें, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने, जो चेयरमैन ने पहले कमेंट किया था, वो था इनकी लेजिटिमेसी के बारे में, ये जो इस वक्त की हुकूमत है। और वो बात अपनी जगह आज भी एक मुसलमा हकीकत है कि क्या एक ऐसी हुकूमत जिसके तमाम फैसले, मैं आपको बताता हूँ ना, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं कि किस शख्स को आर्मी चीफ लगना चाहिए और उसको लगाने वाला कौन है। ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। इन दोनों बातों के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पहले बात ये की थी कि अगर इन्होंने सारे फैसले लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से करवानी है, जो कि कन्विक्टेड आदमी है, मुल्क से भागे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, तो अभी भी यही कर रहे हैं, 4 हफ्ते का करके गए थे। जी वही कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा है कि चॉइस का तो मसला ही नहीं है, जो सारे प्रोफेशनल सोल्जर किसी को भी लगा दे। उन्होंने ये सवाल इसलिए नहीं उठाया कि पर्सन ए लग जाए आर्मी चीफ या पर्सन बी लग जाए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो लगाने वाले हैं वो अपना फैसला कानून आइन के मुताबिक नहीं करते, वो जाकर एक कन्विक्टेड आदमी से ये फैसला कराती हैं। ये कल भी सच था, ये आज भी सच है। ऐसे तो नहीं जाकर लंदन में जाके वो उन्होंने अचानक, तो फिर चंद महीने पहले, चंद दिन पहले खान साहब को एतराज क्यों था हसन साहब, और आज क्यों नहीं है? ये भी तो आवाम समझना चाहती है जिसके सामने उन्होंने ये बात रखी थी। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। कल उन्होंने क्या कहा है? कल उन्होंने कहा है लगा या किसी को भी दें,
मुझे उस शख्स पे तो किसी पे भी एतराज़ नहीं है। ये तो आज भी मैं भी आपको बता रहा हूँ, उनको कोई एतराज़ नहीं है। परसों भी उन्होंने एक मीटिंग में बात की, मैं उसमें बैठा हुआ था। वो कह रही हैं कि जिस भी शख्स को लगा दें, चॉइस ऑफ आर्मी चीफ का मसला नहीं है, कोई भी लग जाए। ठीक है, मसला ये है कि लगाने वाला कौन है, ये पहले उन्होंने सवाल उठाया था। ये बात है, दोनों बड़ी फर्क चीजें हैं। चलिए हसन साहब, मुझे ये फिर ये बात समझ नहीं आती कि लगाने वाले भी वही हैं, कंसल्टेशन भी उन्हीं के साथ हो रही है जिन पे खान साहब को एतराज़ात है। हैदर साहब शायद अगर समझ पाए हों ये बात आपकी। हैदर साहब, ये यहाँ से कहना कि ये चोर है, ये किसी सूरत कोई इस तरह का अहम फैसला नहीं ले सकते, अगर लेते हैं मुल्क के लिए बड़ा बुरा साबित होगा, से लेकर ये जो जहां कल खान साहब पहुंच गए कि जिस मर्जी को लगा दे, मुझे इस पे क्या एतराज होना, मैं क्यों कोई 3 नाम दूंगा, इसमें दो चीज़ों के अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? और दूसरी बात, ये इन हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब का लंदन जाके पार्टी कायद से मशवरा करना क्या आपकी नज़र में अहम है, या फिर ये जो पिछले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2-3 विजिट्स उन्होंने अपनी कैबिनेट के हमरा भी किए थे, उसके बाद कोई बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी तो हुकूमत की हमें नज़र नहीं आई है इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए, या दीगर मामला के हवाले से, या फिर ऐसा ही बेसूद साबित होगा ये भी कंसल्टेशन? देखें, अब सर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो खान साहब ने अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद कहा कि ये मैं अब जो है जब ठीक हो जाऊंगा तो फिर हम लॉन्ग मार्च रिज्यूम करेंगे और अभी सिर्फ प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन अगले ही दिन और फिर बताया जाता है कि कुछ मीटिंग्स भी हुई। अब पता नहीं ये कितना दुरुस्त है कितना नहीं है। सदर मुमलिकत का नाम भी लिया जाता है, वो आके 2-3 घंटे बताया जाता है कि एक शौक में मिले भी खान साहब से, और फिर वो अनाउंस कर देते हैं कि नहीं, अगले दिन ही अनाउंस कर देते हैं, यू टर्न लेते हैं और कहते हैं नहीं ये लॉन्ग मार्च तो होगा। ये मेरे ख्याल से मायने खेज बात है कि खान साहब ने क्या सुन के, अलवी साहब से या किसी से भी क्या सुन के, अपने दिल की दिमाग की आवाज भी अगर थी तो क्या सुन के उन्होंने ये अपना इरादा क्यों बदला, ये एक बड़ी अहम बात है। दूसरी बात ये कि क्या वो इस चीज से जुड़ी हुई है कि ये जो तैनाती है, देखें तैनाती जो है ना, चाहे इमरान खान ने पहले इसको मुतनाज़ा बनाया, और अगर आज शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिनका ये इख्तियार है, अगर वो पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब से जाके मिल के इस पर मशावरत करते हैं तो इसकी वजह यह है कि देखें एक्चुअली आइन के मुताबिक ना सही लेकिन एक्चुअली ये तैनाती अहम है और ये इफेक्ट करती है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, मुझे नहीं पता आइंदा करेगी या नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये इफेक्ट करती है सियासत को। और हुकूमत वक्त खासकर जब लॉन्ग मार्च फेस कर रही हो और उस तरह की बैटल्स फेस कर रही हो, नो कॉन्फिडेंस मोशंस के बाद आई भी हुकूमत, तो फिर वहाँ पे आर्मी चीफ, क्योंकि बताया, देखें खान साहब का इल्ज़ाम तो ये है कि साजिश के जरिए आई है ये हुकूमत और यहाँ पे लोकल हैंडलर्स के जरिए आई है। तो अब अगर बकौल खान साहब की टर्मिनोलॉजी अगर हैंडलर्स में रद्दोबदल होती है तो हैंडलर्स की सपोर्ट में भी रद्दोबदल हो सकती है। तो ये इस लिहाज से अहम बताया जाता है कि अगर तो ये तैनाती जो है उसके बाद कोई पॉलिसी चेंज का भी चांस जो है वो भी एक खदशा है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जो है वो तशवीशनाक शायद हो, लेकिन ये कहीं से भी बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि इस तैनाती को शहबाज शरीफ साहब इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का उसमें पूरा दखल है, जाहिर है होगा, वो पार्टी चीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के को कंसल्ट किए बगैर नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। और आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च है जो कि अभी पोस्टपोन हो गया था और उसको रिवाइव किया गया है, तो उसका क्या बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक इस चीज से है कि खान साहब ने तैनाती के हवाले से कोई ऐसा मैसेज या इंदिया या डायरेक्शन, कोई ना कोई चीज जो है उनके जहन में बताई गई है या नहीं, ये भी चीज आने वाला जो वक्त है और जिस तरह से चीजें अनफोल्ड होंगी मेरे ख्याल से हमें पता चलेगा कि ये रिवाइव क्यों किया गया। क्योंकि देखें अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है कि बाजवा साहब को जो एक बात गर्दिश करती है कि शायद 6 माह की एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि वही थे जब मियां साहब को हटाया गया, वही थे जब खान साहब को हटाया गया, तो अब वही इसको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके सारे मामले को खत्म करें। ये जो कंट्रोवर्सी है सारी, इसको एक तरफ करें। और खान साहब ने क्योंकि मुतनाज़ा बना दिया तैनाती को, तो नए जो चीफ हैं उन पे ताकि बात ना आए तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और फिर नए चीफ फौज को जो है एटलीस्ट अमलन या बज़ाहिर जो है सियासत से दूर करें और इमेज जो है वो और जो बका है उसको रिस्टोर करें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उस तरफ हेड कर रहे हों। लेकिन नो डाउट कि तैनाती पे
all attention is on Tainati. Actually, election date is secondary right now because it's linked with each other. It's not related, but it is linked. But I think first comes the appointment. इसके साथ जो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अटैच्ड हैं और आगे जो फ्यूचर पॉलिटिकली हो सकता है उस यकीनी तौर पर। हैदर साहब, जो आप एक्सटेंशन की बात करें, इसको अंसार अब्बासी साहब की आज दी न्यूज़ में जो स्टोरी है वो बैक करती है। हालांकि इदारों की तरफ से वाज़े तौर पे ये ऐलान किया गया कि एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी, लेकिन फिर भी आज जो अंसार अब्बासी साहब ने बात की वो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमत को के अंदर से भी या उनको कहीं ना कहीं से ये बात कही जा रही है कि शायद इसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ऑफिशियल इस बारे में हमारे पास कोई बात नहीं। एक न्यूज़ रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ये एनालिसिस हैदर साहब का भी और ये बात है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब इंटरनेशनल, अच्छा ब्रेक से पहले ही हम बात कर लेते हैं फिर इस तरफ जाते हुए। एक तो निहाल साहब, आप जो पहले बात हो रही है इस पे कुछ जो हसन साहब बात कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, और ये जो बातें अभी हैदर साहब ने की हैं और आगे फ्यूचर में इलेक्शन क्या होगा या क्या लाहेअमल होगा, ये एक मेन मकसद है जो आप समझते हैं कि आपकी जमात की तरफ से 1-2 दिन के अंदर कुछ तय कर लिया जाएगा इस अहम मुलाकात के बाद? मैं सिर्फ हसन साहब से पूछना चाह रहा था कि उन्होंने जितना बढ़ा चढ़ा करके आदमी की पोस्चर आर्मी चीफ की दी, मुझे अजीब सा लगा कि क्या वो तो पढ़े लिखे आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या कोई रोल ऐसा? क्या पाकिस्तान या दुनिया के किसी जमहूरी माशरे में ये रोल है? नहीं है ना। तो फिर आप इतना बढ़ा चढ़ा करके लोगों को कंफ्यूज ना किया करें। ये खान साहब का ही काम था, जिनको इन्होंने परवरिश की, इससे साबिक जो लोग थे उन्होंने उनकी परवरिश की थी, उन्होंने बढ़ाया चढ़ाया। देखिए, पाकिस्तान का दुनिया में भी कहीं ये इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हमारा मुल्क को होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक राइजिंग, टेक्नोलॉजिकली जो राइजिंग है वो होना चाहिए। हमें सिक्योरिटी नहीं बनानी चाहिए इस मुल्क को। और दूसरी बात जो आपने बात की, हमने फैसला करना है, ये हमारा साहब, लेकिन सारी अतराफ के लिए अहम था। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि परेशानी आप लोगों को भी यही थी कि खान साहब 10-15 साल की प्लानिंग करेंगे, अपनी मर्जी की तकर्रियां कर लेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। मैं समेत दुनिया में किसी को 10-15 सेकंड के बारे में नहीं मालूम, किसी को 10-15 सेकंड के बारे में नहीं मालूम, ये सब अल्लाह ताला की जात को मालूम होता है। तो लोग यहाँ तो सामान 100 बरस की पल के खबर नहीं वाली बात है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप को इतने, मैं समझता हूँ कि खान साहब और उनकी पार्टी ने इतना डिज़ास्टर कर दिया पाकिस्तान के सियासी कल्चर को भी, पाकिस्तान के दिफाई इदारों को भी, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी उसको भी, और पाकिस्तान के ख़ास करके नौजवानों को। आप सोशल मीडिया को या मीडिया को देख लें, जो कल्चर, जो ज़बान जो हमने अपनाया है। देखिए, आप अपनी जान दे देते हैं कौमों की तामीर के लिए। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जान दे दी कौम के तामीर के लिए, और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। खान साहब जो है, और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तो बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के जो आलमी मीडिया पे इंटरव्यूज आजकल आ रहे हैं, उसमें से कोई बात ऐसी रहती है जो बहुत अहम होती है। अब उन्होंने जो परसों जो उन्होंने CNN से बात की थी, उसमें उन्होंने ये कहा, जब सवाल पूछा गया कि आपको इतने शोर कैसे हैं कि ये 3 लोग मुलविस हैं और आपके ऊपर ये हमला प्लानिंग के तहत हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे एजेंसीज के अंदर से लोगों ने बात बताई थी कि मुझ पर हमला होने वाला है, और कुछ लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं चीज़ें। ये सवाल मैं पहले हैदर वही साहब आपकी तरफ ले आती हूँ। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बातें करनी चाहिए? हम जब इदारों के ज़राए से मालूम किया इस बारे में, उन्होंने कहा ये आउट ऑफ क्वेश्चन होती है, इस किस्म की बात ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ी ये खान साहब को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ एजेंसियों में जो है असैसिनेशन का पूरा प्लान बनता है, और फिर वो एजेंसियां जो हैं वो इनहेरेंटली या इन सब्सटेंस ऐसे लोगों पे भी मुश्तमिल हैं जो कि इस प्लान के ना सिर्फ खिलाफ थी बल्कि खान साहब को एजेंसी के खिलाफ असिस्ट कर रही। तो ये एक बहुत संगीन बात है, बहुत संगीन बात है। और खान साहब ने बेसिकली ये कहा है कि इदारा जो है वो मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करना चाहता है, और इदारे में बेशतर लोग ऐसे हैं जो इस साजिश के खिलाफ हैं और मेरे हक में हैं और मुझे पहले से बता देते हैं। तो ये छोटी बातें नहीं, और आलमी फोरम पे इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक उन्होंने जो बात की है, ये एक बहुत अंडरमाइन करती है पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को, और इदारे के अंदर भी जो मुनज़्ज़म इदारे हैं उसमें भी मेरे ख्याल से यूनिटी को ये बिल्कुल अंडरमाइन करती है। तो खान साहब या तो इस पे एलैबोरेट कर पूरी तरह बाहर है, क्योंकि खान साहब की देखें प्रॉब्लम अब सा क्या रही है कि उन्होंने जो सबका कि पहले इलेक्शन करा, पहले उसका कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है अदर दैन कि वो ये दिखा सकें कि नो कॉन्फिडेंस वाकई में एक अंदरूनी मुदाखलत और साजिश थी। उस पर भी वो आधी पौनी बातें करते, और यही इसी तरह से असैसिनेशन प्लॉट जो वो अब एट्रीब्यूट कर रहे हैं इतनी अहम शख्सियात को,
तो वहां भी आधी पौनी बात फिर वो कर रहे हैं। तो वो या तो पूरी बात करें, क्योंकि वरना इलेक्शन भी उनका कोई हक नहीं बनता कि वो अर्ली इलेक्शन मांगे, अनलेस वो ये दिखा सकें कि ये साजिश ही थी और अंदरूनी साजिश थी और जिसकी तहत उनको निकाला गया। और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं और एक नॉमिनेट कर रहे हैं एक आला अफसर को इसमें और वजीर आजम को और वजीर दाखिला को, तो इतनी बड़ी बात अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें या तो पूरी बात करें या ऐसी बात छेड़े ना। पूरी बात करें या ऐसी बात। अगर एहसान साहब से राब्ता बहाल हुआ, एहसान साहब ये अल्फाज वैसे इस तरह आमतौर पे हम इस तरह के नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ये जो हमारे दुश्मन ममालिक होते हैं वो भी इस किस्म का तासुर कायम करने के हवाले से आज तक कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान बड़े निशेबो फराज देख चुका है हर हवाले से, लेकिन खान साहब बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर एजेंसीज में डिवाइड की और कुछ लोगों के उनके साथ मिले होने की वही शहबाज गिल साहब वाली बात कर चुके एक अमरीकी चैनल के ऊपर CNN, जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है। आपके चेयरमैन साहब कुछ ज़्यादा नहीं कह गए इस सियासत के चक्कर में? देखिए, अब से पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि ओपननेस जो है ना और ट्रांसपेरेंसी, उससे कोई भी मुआशरा जो है ना वो तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं होता, बल्कि वो आगे ही बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि मैं तो इसमें बड़ी कानूनी राय रखता हूँ, और कानूनी राय ये है कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी मर्जी के मुताबिक FIR लिखी जाती है और उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। अब हुआ ये है कि जब 22 करोड़ अवाम के मुल्क का सबसे बड़ा जो सियासी लीडर है उसके ऊपर जब कातलाना हमला हुआ है, तो हम सब ये चाहते हैं कि पूरे शवाहिद दे के पहले केस प्रूव हो और उसके बाद मुकदमा दर्ज हो। तो अगर इंसाफ का स्टैंडर्ड इमरान खान के लिए कोई और है और कानून में कुछ और लिखा है, तो फिर मेरी समझ से तो ये बात बालातर है, लेकिन कानून तो इस पर बड़ा वाज़ेह है। आप नहीं समझते एहसान साहब थोड़ी गैर मामूली हो गई है सूरत हाल? सबसे बड़े तो लीडर के जो बयानात हैं अमेरिका के हवाले से, उनसे सवाल हुआ कि पहला बयान आपने अमेरिका पे लगाया, इल्जाम आपने अमेरिका पे लगाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका मीडिया के सामने। लेकिन आज हम एक और खबर भी सुन रहे हैं कि वो जो फर्स्ट एड देने वाला एहलकार था उसको भी हटा दिया गया, जिसने मीडिया को बताया था कि उसने खान साहब की एक टांग के ऊपर ही गोली देखी थी। मेडिकल रिपोर्ट उस तरीके से सामने नहीं रखी गई है, खान साहब के अपने बयान इस बारे में मौजूद है। उसके बाद जो उसका बयान आया था आप कंफर्म कर देंगे ऐसा किया गया? जी, उसका बयान आया था। उसने कहा जी मैं तो उनके पास गया भी नहीं, ये मेरे से मंसूब की जा रही है, मैं तो उनको दूर से देखा था। ये बाद में मैंने उसकी वीडियो जो खुद देखी है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले क्या कहा था और क्या बात की थी। तो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान में अभी अभी पाकिस्तान बना है, पहले कभी ये बात हुई नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने ये बात ठीक की कि गैर मामूली बात है। नहीं, इस मुल्क में नहीं, सॉरी हसन साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ। बेनज़ीर भुट्टो पे जो अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन, और वो बहुत बड़ा अफसोसनाक, बहुत बड़ा एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया मुल्क के अंदर हो गया था। लेकिन उसके फौरी बाद उनकी पार्टी ने आके ये नहीं कह दिया था कि ये 3 शख्सियात हैं या ये 4। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो ने तो खत भी लिखा हुआ था जो बाद में सामने आया था। यहाँ पे खान साहब ने तो अगले ही दिन इल्जामात लगा दिए, बल्कि अस्पताल में वो थे, असद उमर साहब को बाहर भेज के इल्जामात लगवा दिए थे। मैं तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले के बयानात की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहे थे। लेकिन एनीवे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला गैर मामूली बात नहीं है? क्या कानून के तकाजे पूरे ना होना इमरान खान के लिए गैर मामूली बात नहीं है? क्या इतने बड़े साने के अंदर जो एक शख्स मुलव्विस है उसकी वीडियो फ़ौरन बाहर आ जाना गैर मामूली बात नहीं है? क्या FIR में गैर मामूली ताख़ीर गैर मामूली नहीं है? ये हमें चीजें मामूली लगती हैं और अपनी कुछ पसंद आगे बढ़ने से पहले गैर मामूली फिर और मेरे जहन में भी गैर मामूली सवाल आता है। हसन साहब सॉरी मैं बार बार आपकी बात काट रही हूँ। ये जो इतनी बड़ी मालूमात इमरान खान साहब के उनकी अपनी नज़र में बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से उनके बारे में थी, तो ये गैर मामूली बात नहीं थी आपकी जमात और आपकी पंजाब हुकूमत के लिए कि इतने सख्त इक़दाम किए जाते, जिसकी आज राजा बशारत साहब बात कर रहे हैं कि जब खान साहब निकलेंगे तो हम बुलेट प्रूफ शीशा लगा देंगे कंटेनर के ऊपर, इस तरह के इंतजाम। ये क्यों एक परेशानी की बात नहीं थी? आप लोगों ने क्यों किया कि इस तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया आप लोगों के चेयरमैन के साथ? ये क्यों गैर मामूली बात नहीं थी? इतनी बड़ी इत्तलात इमरान खान साहब के पास जो थी। देखिए दो इसमें पहलू हैं इसके। एक तो पहलू है तफ्तीशी, जब GIT बैठेगी वो इसका तयन करेगी कि क्या एडवाइस किस एजेंसी को दी गई और उसने क्या प्रिकॉशन लेनी थी, वो ली या नहीं ली और क्यों नहीं ली। इसका तयन तो जब वो तफ्तीश करेंगे तो सामने आएगा। मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा वो बात कहना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसका एक और पहलू भी है और ये बात खान साहब बारहा कह चुके हैं, पब्लिकली भी कह चुके हैं, प्राइवेटली भी कह चुके हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा फेथ ये है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। वो कहते हैं जी मुकर्ररा वक्त से पहले एक मिनट पहले नहीं आ सकती और जो वक्त लिखा गया उससे 1 मिनट में एक्सटेंड नहीं कर सका। तो जिस बंदे का ईमान जी हो वो वैसे भी आपको पता है कि ज़्यादा
इन चीजों से सभी का माशाल्लाह से यही ईमान है। हसन साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं निहाल साहब की तरफ जाती हूँ। मेरा सवाल वही रहा 2-3 दिन से, और होना भी चाहिए सबका बिल्कुल। निहाल साहब खतरनाक सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ, खुदा खैर करे। खान साहब ये बात कह रहे हैं कि जितने वेल कनेक्टेड वो हुकूमत से बाहर रहकर तमाम इदारों से महाजराई करके भी हैं, वो आप लोग हुकूमतों के अंदर रहकर तीसरी चौथी दफा हुकूमत में विफाक पे आकर भी उतने वेल कनेक्टेड नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? उनको हर जगह से इत्तलात मिल जाती हैं। मैडम, आज के दिन मैं एक सबक पढ़ना चाहता हूँ जो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, दयानत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज काश खान साहब ये बात करते, आज काश हम सेलिब्रेट करते अपने क्रिकेट के जश्न को। जो बात आपने सवाल किया है किसी के पास जवाब नहीं। देखिए, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत खान साहब ना कोई राज अश्कार कर सकते हैं, ना किसी से इस तरह के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप तो उन जो अहलकार हैं जिनको आप समझते हैं कि आपकी मुखबरियाँ कर रहे हैं, आपने इदारों को मुखबरी पे लगा दिया है। अब वो अपने इदारों को आप एक दूसरे के सामने मशकूक कर रहे हैं। और फिर क्रिमिनल वकील हूँ मैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ रोज़ का। देखिए, मेरे भाई ने जो बात की, खान साहब को अगर गोली लगी थी तो सबसे पहले तहसील हेडक्वार्टर जाते, वहाँ पे एमएलओ बनता, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते, वहाँ पे मेडिकल लीगल होता, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है ना वाक़या का होता है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है और उसके बाद फिर चालान किया जाता है, जिसे चार्जशीट हम कहते हैं। उसमें सबका रोल डिफाइन कर दिया जाता है। खान साहब ने जानबूझ के दानिश्ता इसको एक इशू बनाना था, इसलिए उनको पता था एलिबाई। देखिए ना, ये एलिबाई कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में, हैदर इसको करेक्ट करेंगे, मैं तो क्रिमिनल का प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। एलिबाई है कि एक आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं, आप उसका नाम डाल रहे हैं, आप उसका नाम डाल रहे हैं। और जब एक आदमी पकड़ा जाता है, और पकड़ा गया है असले के साथ, वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके बावजूद ये तफ्तीश में हो सकता है। पहले तो आप नवेद के नाम से एफआईआर कटा, जो ठीक कटा है, उसके बाद तफ्तीश करें कि नवेद को अगर किसी ने भेजा है तो क्यों भेजा है, उससे पहले आप नाम नहीं डाल सकते। ये इंटरनेशनली एक पैगाम देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के इदारे इस तरह से माफिया, इसको हमारे आर्मी को रोग आर्मी कहलाना चाहते थे, ये हमारे इदारों को ये बदनाम करना चाहते, ये कहना चाहते थे कि हमारे इदारों के लोग इनके साथ मिले हुए हैं, हमारे इदारे के लोग अपने इदारों के साथ नहीं है, रियासत के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं। ये एक बड़ा मजाक है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा होगा हमारा, तो इसको बंद हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस पे खान साहब के तफ्तीश होनी चाहिए कि इस तरह की जिम्मेदारी के ओहदे पर फायज थे। एक वजारत उस्मा के लिए आप पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सेंट्ररी को, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं। आप कभी कहते हैं कि एटम बम मार देना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक हथियार नहीं होनी चाहिए इनके पास। तो इस तरह की बातें इनको नहीं करना चाहिए। हम बात करें अब इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसके हवाले से। हैदर भाई साहब, एक तो ये बात बताएगा ताकि हमें भी कुछ क्लैरिटी इस पे मिले। जिस निहाल साहब बात कर रहे थे, ये जिन लोगों का इमरान खान साहब ने नाम लिया और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया था इन द फर्स्ट प्लेस, क्या एफआईआर में उनको नामजद करना मुमकिन था जब एक एतराफ़ी बयान भी हमारे सामने मौजूद था? और अब फुल कोर्ट कमीशन की जो बात हो रही है, आप समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब किसी के ऊपर यकीन का नहीं इजहार करते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात को वेलकम किया कि फुल कोर्ट कमीशन एक उनके लिए भी एक हल हो सकता है, तो इससे आप समझते हैं कि तहकीकात हो पाएंगी? देखिए, अमूमन तो जो है वो तफ्तीश के बाद कानूनी उमूर पे जो है वो रुजू किया जाता है अदालत से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अदालत से रुजू किया जा रहा है क्योंकि एतमाद आवाम का समझा जा रहा है शायद वो ना हो हुकूमती इदारों पे जब तक कि उन पे सुपरविजन या उनके अफसरान जो तफ्तीश करते हैं उनको जो है वो अदालत ना चुने। तो ये तो एक फुकदान है और एक सियासी बहरान है हमारा कि हम साथ बात भी नहीं कर सकते हुकूमत और अपोजिशन। दूसरी तरफ लेकिन यह है कि अगर तफ्तीश होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड होती है, सुप्रीम कोर्ट तश्कील देती है तफ्तीशी टीम को और फिर सुपरवाइज भी करती है, तो एक क्रेडिबिलिटी होगी। और क्योंकि इतनी हसास बात है इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो मेरे ख्याल से शायद ये वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की दानिश थी कि उन्होंने इस तरह की दरख्वास्त भेजी है। अब फुल कोर्ट तो शायद ना बैठे, शायद वो इतना फीजिबल ना हो कि पूरा कोर्ट इस चीज़ पर बैठ जाए, लेकिन जो भी है सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में अगर तफ्तीश होती है तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होगी। यह एक आम नहीं गैर मामूली बात है बेशक के। अब अगर हम एफआईआर की बात करें तो देखें, एफआईआर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो महज इंफॉर्मेशन होती है। हमारे जहनों में हम बहुत गलत तासुर होता है एफआईआर का, हम समझते हैं एफआईआर कट गई तो जैसे कि चार्ज हो गए आप तो जैसे कन्विक्ट हो गए, आपका अरेस्ट होना लाजिम हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कंप्लेनेंट का अकाउंट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, नरेशन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, और उसमें उन फैक्ट से अगर कोई जुड़ता है, पहली बात है फैक्ट्स जो है वो एक जुर्म
के एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए तो ही एफआईआर करती है। अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं, इंफॉर्मेशन दूं पुलिस को और उनको जोड़ के एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम ना हो तो फिर एफआईआर नहीं करती। तो एक तो जो नरेशन ऑफ फैक्ट्स है उससे जुर्म नजर आ रहा हो, जुर्म के जो कानूनी एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस नरेशन ऑफ इवेंट्स में शामिल हो, नंबर 1। दूसरा, अगर आप किसी को उसमें नॉमिनेट करते हैं तो वो जो नरेशन ऑफ इवेंट्स है उससे उसे जुड़ना चाहिए। बिलफर्ज अब से मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ और रोनाल्ड रेगन ने करवाया है जो कि वफात पा चुके हैं 20 साल पहले। एक एक्सट्रीम एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि आपका जो नरेशन ऑफ फैक्ट है, बिलफर्ज अगर खान साहब कहते हैं मुझ पे कातलाना हमला डैफी डक और डोनाल्ड डक ने किया है, तो उनको फिर फैक्ट्स के साथ ये जोड़ना भी पड़ेगा कि वो ये क्यों सोचते हैं। क्या उन्हें ये जो एजेंसी के लोग हैं उन्होंने आके बोला है कि भाई ये आप पे हमला जो है वो ये लोग कर रहे थे, तो वो भी नरेशन ऑफ इवेंट्स का फिर उन्हें हिस्सा बनाना पड़ेगा और इवेंट्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ जो लोग नॉमिनेट वो करना चाहते हैं उनको जोड़ना भी पड़ेगा। ये महज उनके दिमाग की इख्तिरा नहीं होनी चाहिए। कमीशन के सामने मुश्किल हो जाएगी फिर हैदर साहब ये चीजें साबित करने में भी। नहीं, देखिए साबित बात है, अभी साबित की बात देखें, रिलेइंग इंफॉर्मेशन और साबित करना बहुत डिफरेंट बर्डन्स हैं। साबित तो आप फिर ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफआईआर कटती है उसके बाद अरेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए तफ्तीश से पहले। पहले तफ्तीश हो कि भाई ये जो कंप्लेनेंट बात कर रहा है इसमें कोई सदाकत है या किसी फेसा है, कोई बात नजर आती है तो फिर अरेस्ट की तरफ जाया जाता है और तफ्तीश के बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है, किसी को चार्ज किया जाता है जिसको एफआईआर में नॉमिनेट किया है कि भाई आपने ये जुर्म किया, हाउ डू यू प्लीड गिल्टी नॉट गिल्टी, पे पूरा ट्रायल होता है। तो साबित की अभी बात ना करें, साबित तो एंड चीज होती है। हाँ, अगर आप कोई चीज इंफॉर्मेशन के तौर पे पुलिस के सामने रखते हैं और आप चाहते हैं उसको किसी को नॉमिनेट किया जाए एफआईआर में, तो फिर नरेशन ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन के साथ उसको जोड़ें भी। आप महज ये नहीं कह सकते मुझे एडोल्फ हिटलर कत्ल करना चाह रहा है, भाई वो मर चुका है। एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, बट ये जरूर है कि कंप्लेनेंट की बात अगर जुड़ती हो, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम हो और फैक्ट के साथ नॉमिनेटेड पर्सन हो, तो जिस तरह वो कह रहा है उस तरह एफआईआर कटनी चाहिए। पूरा एक प्रोसेस है ये भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, निहाल हाशमी साहब, हसान खावर साहब। नाज़रीन आपने सुनी है, अब देखते हैं कि इमरान खान साहब आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और उससे ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंटली हमें ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो लंदन पहुँचे हैं, क्या कोई हतमी फ़ैसला अगले 1 या 2 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।